आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया था। आज का वीडियो में ये सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये आप लोग का पुष्प का डायग्राम दिख रहा होगा, जो इसको भी जरूरत पड़ेगा वीडियो में। पहले हम लोग कुछ एनसीईआरटी बुक का लाइन पढ़ते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक देख रहे होंगे, ये दिख रहा होगा, और अपने पास भी एक एनसीईआरटी बुक रखिए ताकि हम पढ़ें तो आप भी उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। तो एनसीईआरटी बुक में कह रहा कि पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पहले तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाला है। यानी इसका कहना है कि पौधे में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित यानी पुष्प उगने से पहले तय हो जाता है कि इसमें पादप में फूल आने वाला है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में लेकर समझते हैं। तो क्वेश्चन है कि पादप में वास्तविक रूप से पादप में वास्तविक रूप से पुष्प यानी फूल डेवलप विकसित होने से पहले क्या बदलाव होता है, यानी क्या चेंजेस होता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पादप में पुष्प यानी फूल। आंसर में लिखिए कि पादप में पुष्प, जिसको हम लोग फूल भी बोलते हैं, क्या पादप में पुष्प यानी फूल आने से पहले, क्या आने से पहले यानी आने से पहले ही, क्या ही पौधे पौधे के अंदर कई हार्मोनल, क्या हार्मोनल और संरचनात्मक, क्या संरचनात्मक बदलाव होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, बदलाव होते हैं। जैसे कि फ्लोरिजिन प्रोटीन का बनना शुरू हो जाता है पुष्प आने से पहले पादप में। तो यहाँ कह रहा कि पादप में पुष्प आने से पहले ही पौधे के अंदर हार्मोनल बदलाव, संरचनात्मक बदलाव होता है। जैसे कि फ्लोरिजिन, क्या फ्लोरिजिन, जैसे कि फ्लोरिजिन प्रोटीन है, फ्लोरिजिन नामक एक प्रोटीन है, फ्लोरिजिन प्रोटीन का बनना शुरू हो जाता है, प्रोटीन का बनना यानी प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है। तो जो ये संकेत देता है, जो ये संकेत देता है
कि पादप में पुष्प आने वाला है, क्या फ्लावर आने वाला है, पादप में पुष्प आने वाला है। क्या पादप में फ्लोरीजिन प्रोटीन का बनना शुरू हो जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि पौधा में पुष्प आने वाला है अर्थात उगने वाला है। और यह प्रक्रिया प्रकाश क्या यानी सनलाइट, क्या सनलाइट प्रकाश की अवधि यानी उपस्थिति में, प्रकाश की अवधि और तापमान में, क्या टेम्परेचर में, तापमान में बदलाव यानी टेम्परेचर चेंज होने के कारण बदलाव से होता है, बदलाव से होता है, जिसके बाद फूल की बड्स यानी जिसके बाद फूल की बड्स जिसको हम लोग कली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कली विकसित होती है। क्या होती है, डेवलप होती है। क्या होती है बाबू, डेवलप होती है, डेवलप होती है। ये प्रश्न है और इसका उत्तर हमने लिखा कि पादप में पुष्प आने से पहले ही पौधे के अंदर कई हार्मोनल और संरचनात्मक बदलाव होता है, जैसे कि फ्लोरीजिन प्रोटीन का बनना शुरू हो जाता है, जो यह संकेत देता है कि पादप में पुष्प आने वाला है। और यह प्रक्रिया प्रकाश की अवधि यानी प्रकाश की उपस्थिति और तापमान के बदलाव से होता है, जिसके बाद फूल की कली विकसित होती है, क्या डेवलप होती है। और हम लोग इसको मिटाते हैं, यानी कोई लिखना चाहता है या स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लें। चलिए इसको मिटाते हैं अब। आप लोग एक स्टार पॉइंट लिखिएगा। पुष्पीय आधक, क्या जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम, क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम, यानी पुष्पीय आधक। पुष्पीय पौधों में यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में विकसित यानी डेवलप, विकसित हो रहे फूल की सबसे प्रारंभिक यानी शुरुआती प्रारंभिक अवस्था होती है, क्या अवस्था है। ये नोट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि ये बहुत खास है। यानी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि जिसके फल स्वरूप पुष्पीय आधक यानी फ्लोरल प्राइमोडियम के मध्य विभेदन यानी अंतर एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होता है, यानी आने वाला विकास प्रारंभ होता है, जिससे पुष्प का बनना यानी पुष्प की रचना हो जाती है, जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण कर लेते यानी पुष्प तैयार हो जाता है। इतना हो गया।
आप लोग एक और शब्द आप लोग दिख रहा है कि पुष्प क्रम इसमें लिखा हुआ, क्या पुष्प क्रम। तो हम लोग एक सवाल बना लेते हैं इसको कि पुष्प क्रम क्या है। पुष्प क्रम क्या है, इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं कि पुष्पाच पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। क्या पुष्पाच पर पुष्प के यानी फूल के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। और पुष्प क्रम पौधे के तने पर व्यवस्थित फूलों के समूह को या गुच्छा को होता है। क्या गुच्छा होता है, इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। आप आज की क्लास में पूरा फ्लावर का अथी हो जाना चाहिए। पुष्पाच के नहीं, पुष्पाच पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, तो पुष्प क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। और दूसरा लिखिए कि पुष्प क्रम पौधे के तने पर, क्या पुष्प क्रम पौधे के तने पर व्यवस्थित फूलों का समूह, क्या फूलों का समूह या गुच्छा होता है। हम लोग समूह को गुच्छा भी बोल सकते हैं। इसको भी आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। पुष्प क्रम क्या है, तो पुष्पाच पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। पुष्प क्रम पौधों के तने पर व्यवस्थित फूलों के समूह को या गुच्छा होता है, जिसको हम लोग पुष्प क्रम कहते हैं। हो गया, अब मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं, मेन हेडिंग लगाएंगे जिसका नाम है फ्लावर। क्या इसी के अंदर पढ़ना है, इसको मिटा देते हैं। अब फ्लावर का हेडिंग यानी बड़ा में लिखते हैं, फ्लावर। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे, फ्लावर का डायग्राम पारा हुआ है और पढ़ेंगे कि फ्लावर के कितना भाग होता है और भागों का बारी बारी से वर्णन करेंगे। हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि पुष्प क्या है। हमने पुष्प क्या है यानी पुष्प किसे कहते हैं हम आपको बता दिए हैं, लेकिन हम आपको फिर से एक बार पुष्प क्या है इसका रिपीट करते हैं। यानी पुष्प है जो यह आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म, यह आवर्त बीजी पौधा का एक प्रमुख अंग है जो रंगीन यानी सुगंधित और खास जनन अंग होता है। और प्रजनन जैसे परागन और निषेचन के माध्यम से, क्या निषेचन के माध्यम से फल और बीज का निर्माण करता है। क्या फल और बीज का निर्माण करता है, यानी कौन करता है, तो पुष्प लैंगिक जन्म में उत्पाद के रूप में फल और बीज हमें देता है। और कह रहा है कि यह रूपांतरित प्रारोह है। क्या है, यह मॉडिफाइड शूट होता है और नई पीढ़ियों के विकास में मदद करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में गुलाब, गुड़हल, कमल, गेंदा इत्यादि ले सकते हैं। ये हमने पुष्प का डिफिनेशन बताया, लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने आपको अगला वीडियो में पुष्प क्या है इसका डिफिनेशन लिखा दिए थे। अब हम लोग चलेंगे पुष्प के भाग कितना है जोन। पुष्प के भाग, पुष्प के भाग कितना होता है, तो 4 होता है। क्या 4 होता है।
पहला होता है बाह्दल, बाह्दल जिसको हम लोग अंग्रेजी में काइलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइलेक्स बोलते हैं। दूसरा लिखेंगे दलपुंज। क्या? दल पुंज जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं करोला, करोला। तीसरा लिखेंगे पुमांग। क्या लिखेंगे? पुमांग जिसको हम लोग एंडोएशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोरेशियम। चौथा है जायांग जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। आप लोग को पता होगा कि जो लेडीज यानी जो महिला का देखता है यानी महिला का जो ट्रीटमेंट करता है उसको हम लोग डॉक्टर को बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, यानी इसी के नाम पे हम लोग यहाँ पे लिखें गाइनोसियम, गाइनोसियम। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको पिस्टल भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टल। इसमें ये चार भाग में दो है जो पुष्प का क्या है, ये दोनों है पुमंग और जायांग है जो जनन अंग है पुष्प का। मुख्य जनन अंग पुष्प का दो होता है जो पुमांग और जायांग है। और बाह्दल यानी काइलिक्स और करोला है जो पुष्प का सहायक अंग है। क्या है? सहायक अंग है। क्या है? सहायक अंग है। आपसे सवाल कोई कर सकता है कि पुष्प का सहायक अंग कौन कौन है, तो बताइएगा। पुष्प का सहायक अंग दो होता है, एक बाह्दल होता है और दूसरा दलपुंज होता है। यानी बाह्दल पुंज होता है और दूसरा सिर्फ दलपुंज होता है। और पूछेगा फिर कि पुष्प का मुख्य दो जनन अंग कौन कौन है, तो पुमंग और जायांग बताइएगा। अब हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या? बारी बारी से पढ़ेंगे। ये अपने पुष्प के भाग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं अब। हम लोग एक बात भूल रहे हैं कि पुष्प के भाग से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम लोग देख लेते हैं। पुष्प से यानी ये जो आप लोग दिख रहे हैं पुष्प जो होता है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये क्या है? पुष्प को जो हम लोग पकड़ते हैं जिसको हम लोग पुष्प वृंत या पुष्प डंठल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंठल बोलते हैं। एक एक अथी को वीडियो में बनाते हुए यानी वृंत, पुष्प वृंत या पुष्प डंठल। ये क्या है? क्या है ये? तो ये कुल पुष्प वृंत वो है जो हम लोग किसी को गिफ्ट के तौर पे जो पुष्प का जो डंठल पकड़ते हैं उसको हम लोग पुष्प वृंत बोलते हैं। यानी जो हम डंठल पकड़ को ऐसे गिफ्ट करते हैं, जो हरा हरा से एक पतला डंठल होता है उसको हम लोग पुष्प वृंत बोलते हैं। जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी को हम लोग पुष्प को पकड़कर यानी इसी डंठल को पकड़कर हम लोग किसी को पुष्प देते हैं जिसको हम लोग डंठल बोलते हैं यानी पुष्प वृंत या पुष्प डंठल बोलते हैं। ये फूल को डाली से निकलने में मदद करता है, यानी जो ये फूल को डाली से निकलने में मदद करता है। अब इसी को पकड़कर हम लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं, जो इस तरह का सिर्फ होता है, इस तरह का। और एक और है, एक और शब्द है जिसका नाम है पुष्पासन। क्या नाम है? पुष्पासन। पुष्पासन। क्या नाम है? पुष्पासन। तो पुष्पासन हम लोग देखेंगे पुष्पासन क्या है। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं
ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग जो पुष्पासन है, यानी पुष्प वृंत के ऊपर भाग का जो ऐसे होता है, क्या अच्छा से पढ़ते हैं। ये तो पुष्प वृंत हो गया, ये हमने अभी बताया। और ये जो भाग है, जो पुष्पासन है, जो इसमें फूल, यानी पुष्पासन में फूल इस तरह बैठता है, इस पर फूल, यानी पुष्पासन पर कौन बैठता है, तो फूल बैठता है। पुष्प का आसन यानी पुष्पासन, यानी पुष्प का आसन, आसन मतलब होता है बैठना, अर्थात पुष्पासन संपूर्ण पुष्प का भाग होता है, यानी संपूर्ण पुष्प का चारों भाग होता है, जो कहाँ पे स्थिर होता है, यानी कहाँ बैठा होता है, ये पुष्पासन पे बैठा होता है। ये पुष्पासन, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये पुष्पासन यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। और अब हम चलते हैं पुष्प के भाग की ओर, लेकिन इसके लिए कुछ स्टार पॉइंट लिख लेते हैं। ये जो हम आपको दो शब्द बताए हैं, इसके ऊपर कुछ स्टार पॉइंट है जो लिख लेते हैं। पुष्पासन के, यानी पुष्पासन पर, पुष्पासन पर पुष्प का संपूर्ण भाग बैठा होता है। ये एक स्टार पॉइंट बहुत जरूरी है और इसको लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं, अब हम लोग भाग की ओर चलते हैं। यानी पहला है बाह्यदल पुंज। क्या है, बाह्यदल पुंज पुष्प का भाग है जो पहला है, बाह्यदल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं काइलेक्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और गहराई से। तो आप लोग को पता होगा कि हमने आपको पहले बताया कि पहले पुष्प वृंत होता है, उसके ऊपर पुष्पासन होता है, और पुष्पासन से सटी, पुष्पासन से मतलब इसको ग्रीन से लिखते हैं, क्योंकि बाह्यदल जो होता है वो हमेशा हरा होता है। क्या, पुष्पासन का रंग हमेशा हरा होता है। ऐसे जो ऐसे पत्ती निकला होता है नीचे की ओर, इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्यदल पुंज। क्या, बाह्यदल पुंज यानी काइलेक्स। अब बाह्यदल पुंज एक नहीं, कम से कम 5-6 पीस होता है। तो इसमें बाह्यदल पुंज, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल पुंज। और इसका एक पत्ती, यानी सिर्फ ये, इस पत्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस पत्ती को हम लोग बोलते हैं सीपल, यानी क्या बोलते हैं, सीपल। और सीपल के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि सीपल के समूह को बाह्यदल पुंज कहते हैं। दूसरा है बाह्यदल पुंज हमेशा हरा होता है। क्या, बाह्यदल पुंज हमेशा हरा रंग का होता है। क्या, हरा रंग का होता है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि जब फूल कली अवस्था में होता है, जब फूल बड्स के रूप में होता है, तो उसका रक्षा देने का काम
बाह्दल ही पुंज ही करता है। क्या? बाह्दल पुंज ही करता है। तो कार्य में लिखेंगे कि जब फूल कली अवस्था में होता है। क्या? कली अवस्था में यानी बड्स होता है तो उसकी रक्षा बाह्दल पुंज करता है। क्या? बाह्दल पुंज करता है। बाह्दल पुंज हमेशा हरे रंग का होता है और जब फूल कली यानी बड्स के रूप में होता है तो इसको रक्षा कौन करता है? बाह्दल पुंज करता है। कौन करता है? बाह्दल पुंज करता है। और इसका एक टुकड़ा बाह्दल पुंज पुष्प में बहुत सारा होता है, जिसमें एक टुकड़ा यानी जो वृंत से लगा हुआ रहता है, वृंत से लगाव रखता है, और जो नीचे ऐसे पत्ती के रूप में होता है यानी पत्ता नहीं होता है लेकिन थोड़ा कड़ा यानी टाइप का होता है, जिसको हम लोग बाह्दल पुंज कहते हैं। और बाह्दल पुंज के एक दल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। और सेपल यानी सेपल को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्दल पुंज कहते हैं। और एक और बात है, इस फिगर को हम लोग मिटाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, पहले हम ये वृंत बताएं, फिर ये पुष्पासन बताएं, और फिर बाह्दल पुंज। इसमें पारा हुआ नहीं है, पार देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाह्दल पुंज। एक है जैसे कि क्या? जैसे कि बाह्दल पुंज यानी साइलिक्स जब फूल को ढकता है, तो जब कली धीरे धीरे खुलता है। क्या? जब कली धीरे धीरे खुलता है यानी बाहर हटने लगता है तो पूरा खिल जाता है, यानी पुष्प पूरा खिल जाता है अर्थात निकल जाता है, तो बाह्दल पुंज नीचे लटक जाता है। यानी बाह्दल पुंज नीचे लटक जाता है यानी ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है। और जब ये बर्ड्स के रूप, जब पुष्प इसके अंदर बर्ड्स के रूप में होता है तो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसके अंदर पुष्प होता है। तो उस अवस्था में बर्ड्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो बाह्दल पुंज करता है। जब बाह्दल पुंज यानी पुष्प बाह्दल पुंज से निकलने लगता है यानी बाहर आने लगता है, तो ये जो बाह्दल पुंज है ये नीचे की ओर लटकने लगता है। और बाह्दल पुंज हमेशा हरे रंग का होता है, और इसका यानी जो पुष्प होता है बर्ड्स के रूप में, तो इसको भोजन कौन देता है? बर्ड्स को यानी पुष्प को तो बाह्दल पुंज ही देता है, क्योंकि इसका रंग हमेशा हरा होता है, वो भी क्लोरोफिल के कारण, प्रकाश संश्लेषण से भोजन इसी को बादल पुंज देता है यानी बर्ड्स के रूप में। और अगला पार्ट है क्या? दलपुंज। क्या है? दलपुंज। दलपुंज जिसको हम लोग बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला। करोला रंगीन होता है और हर पुष्प में इसका रंग या कलर अलग अलग होता है दलपुंज का। दलपुंज यानी जो जब हम किसी जगह जाते हैं और बोलते हैं कि अरे लगा फूल है रे, तो फूल को हम जो देख रहे हैं वो फूल को नजरिया आकर जो हमको दिखा वो दलपुंज से ही हम पहचानते हैं कि वो फूल है। दलपुंज ही हमें बताता है कि यहाँ पे फूल है, यानी दलपुंज हमको आकर्षित करता है, यानी उसका रंग को देखते हैं तो पता चलता है कि यह फूल है। और हर पुष्प में दलपुंज अलग अलग रंग का होता है। क्या? अलग अलग रंग का होता है। दलपुंज देखिए कैसे क्या है, जो ये हमने पारा ये आपको बताए पुष्प वृंत। आइए हो गया पुष्पासन। पुष्पासन जिससे लगा हुआ क्या रहता है, जिसको हम लोग बोले बाह्दल पुंज। बाह्दल पुंज और इसके ऊपर ये हो गया। और फिर
ये जो आप लोग को दिख रहा है जो पत्ती होता है, जो हम लोग पंखुड़ी को सूंघते हैं, जो यही सूंघते हैं, यानी दलपुंज को हम लोग सूंघते हैं। जो दलपुंज के रूप में आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये है, ये है, ये है। दलपुंज बहुत सारा होता है, जो जब कोई नेता उतरता है तो पुष्प बिछाया जाता है, तो जो बिछाया जाता है वो दलपुंज ही होता है। क्या? दलपुंज होता है, यानी करोला होता है। क्या होता है? करोला होता है। तो दलपुंज में लिखेंगे कि दलपुंज 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 फूल की पत्तियां होता है। जैसे क्या होता है? जैसे गुलाब में लाल दलपुंज होता है और सफेद भी होता है, और सूरजमुखी या गेंदा में इसका रंग, दलपुंज का रंग पीला होता है। गुलाब में दलपुंज का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और सूरजमुखी क्या? सनफ्लावर, सूरजमुखी में दलपुंज का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है, यानी येलो होता है। और गेंदा में भी दलपुंज का रंग कैसा होता है? पीला होता है। यानी हर पुष्प में दलपुंज का रंग अलग अलग होता है, यानी रंग बिरंग के होता है। क्या? रंग बिरंग के होता है। और इनका रंग अलग अलग होता है क्योंकि यह आकर्षित करता है। हम लोग फूल में दलपुंज को ही सूंघते हैं। जो हम लोग पुष्प लेते हैं उसको अगर सूंघ रहे होते हैं तो वो दलपुंज को हम लोग सूंघते हैं। और दलपुंज में आप लोग को बता दें कि एक रात में फूल होता है, यानी रात रानी, और एक जो दिन में उगता है, जो दिन। तो आपको पता होना चाहिए कि रात का फूल जो उगता है जिसका दलपुंज ज्यादा सुगंधित होता नहीं है। रात का जो फूल बनता है जिसका दलपुंज बहुत सुगंधित होता है लेकिन उसका रंग सफेद होता है। रात में जितने भी फूल उगते हैं जिसका दलपुंज का रंग सफेद होता है लेकिन सुगंधित बहुत ज्यादा होता है। और जो दिन में उगता है फूल, वो कम सुगंधित होता है। किसके अपेक्षा में? तो रात की अपेक्षा में कम सुगंधित होता है दिन वाला फूल का दलपुंज। लेकिन इसका रंग अलग अलग होता है। लेकिन रात में जो पुष्प उगता है उसका जो दलपुंज का रंग होता है वो हमेशा सफेद ही होता है। क्योंकि आप रात में किसी लड़की को आंख मारिएगा तो कुछ पता चलेगा? तो वही चीज यहाँ है। आप लोग के लिख के दिखा देते शॉर्ट फॉर्म में। रात का रात के फूल रात के फूल का दलपुंज क्या ज्यादा सुगंधित होता है? क्या होता है? ज्यादा सुगंधित होता है। प्लस इसका रंग कैसा होता है? तो सफेद। रात में जितना भी फूल उगता है जिसका दलपुंज का रंग सफेद होता है। और दिन में जो फूल उगता है जिसका दलपुंज का रंग रंग बिरंग होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन इसका सुगंध इसके अपेक्षा कम होता है। रात की अपेक्षा कम होता है दिन वाला फूल का। क्या? दिन वाला फूल का। आप लोग ये समझिएगा, नोट कीजिएगा। सिर्फ हम आप लोग को ये बता रहे हैं। हम मास्टर इसको नोट पॉइंट लिखाएंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। और एक होता है क्या? तीसरा भाग क्या है? पुमंग। क्या? पुमंग क्या है? पुमंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंड्रोसियम। क्या बोलता है? एंड्रोसियम। पुमंग किस तरह का होता है? तो पुमंग का देखिए स्ट्रक्चर पुमंग का ये हो गया।
ये हो गया और ये हो गया। पुमांग इस तरह का होता है। क्या होता है? इस तरह का होता है। पुमांग का भाग मुख्य रूप से दो होता है। एक होता है जो फिलामेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर या तंतु। ये जो देख रहे हैं ये पुंकेसर या तंतु, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और जो ऊपर का भाग है, जो ये वाला भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर यानी परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। हमने ये पुष्प पार्क दिखाया हुआ है, लेकिन हर पार्ट का एक अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। इसमें भी देखिए, ये आप लोग को दिख रहा है, ये लंबा पतला नली जैसा यही है तंतु, और ये है जो परागकोश है। यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे, कहाँ है? ये देखिए है पुतंतु, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और ये परागकोश है। क्या है? ये जो गोलाकार की आकृति है ये परागकोश है। और गोलाकृति के अंदर जो है, जो बीज के रूप में नजर आ रहा है, वो परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। यह भी समझिए, इसको हम लोग डीप से पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपको बता दें कि बाह्यदल पुंज और दलपुंज का वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ पुमंग और जयांग का वर्णन किया गया, क्योंकि इसमें चैप्टर में पढ़ना है पुंजलैंगिक जनन का अर्थी के बारे में, तो इसलिए बाह्यदल पुंज और दलपुंज का वर्णन नहीं है, सिर्फ पुमंग और जयांग का वर्णन है। इसलिए हम इसको अभी सिर्फ बता रहे हैं, पढ़ाएंगे डीपली से। इसको पढ़ना है जयांग, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताइए? हमने बताया था, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम या पिस्टिल। ये किस की तरह का होता है? तो ये बता दे, ये इस तरह का होता है, इसका आकार ऐसा होता है। ये मान लीजिए ये है और ये है। ये जो है क्या है? जयांग है पूरा, जिसको हम लोग स्त्री केसर भी बोलते हैं। जयांग को 3 मुख्य भाग है, आपको पता होना चाहिए। पहला है ये जो नीचे वाला पार्ट है, यानी जो लोटा के रूप में दिख रहा है, यानी जो उभरा हुआ, यानी जो फूला हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इस फिगर में भी देखिए, यहाँ पे है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय। और इसके अंदर बीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। ये पहला भाग है। अब अंडाशय के ऊपर वाला भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्तिका। और इस सबसे ऊपरी वाली भाग यानी शीर्ष, यानी सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग वर्तिकाग्र, यानी वर्तिका के ऊपर, यानी आग्र यानी वर्तिकाग्र, ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये वर्तिकाग्र। तो हमने बताया कि मादा भाग यानी जयांग का 3 भाग है। एक हो गया वर्तिकाग्र। क्या? वर्तिकाग्र यानी कगार पर खड़ी है ये, यानी एकदम लास्ट बिंदु पे है। ये वर्तिकाग्र पहला हो गया। और दूसरा क्या है? वर्तिका है। और तीसरा अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है, जिसमें अंडाशय को हम लोग ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और वर्तिका को बोलते हैं अस्टाइल। क्या? अस्टाइल। और इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र को अस्टिग्मा। इस फिगर हम इसलिए पा रहे थे कि आपको जो जो पार्ट बताएंगे, जो यहाँ पे पारा हुआ रहेगा, और हम इधर एक एक पार्ट को लेके आपको बताएंगे। हमने आपको बाह्यदल पुंज, यानी बाह्यदल पुंज को हमने बताया एक पार्ट को लेकर इन्हें।
फिर हम लोग पुष्प वृंत को एक पार्ट को साइड में करके बताया, फिर हमने बताया दल पुंज को इधर साइड में करके बताया, फिर हमने बताया पुमंग यानी इसको साइड में करके बताया कि पुमंग में मुख्य दो भाग होता है, एक को पुष्प तंतु यानी तंतु बोलते हैं, और दूसरा होता है जो परागकोश होता है। क्या होता है? परागकोश होता है। ये हमने भाग को बता दिया, लेकिन अब हम लोग को डीपली पढ़ना है पुमांग और जयांग को। किसको? इसको तो पुमांग और जयांग को। हम लोग इस फिगर को मिटा देते हैं क्योंकि हमने समझाने के लिए पारा था। हम लोग लेते हैं पुमांग, जो तीसरा भाग है। क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोरिसियम। ये है जो पुष्प का मुख्य जनन अंग का एक भाग है जिसका नाम है पुमांग। क्या नाम है? पुमांग। अब हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे। पुमांग का आकृति इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, और ये ऐसा होता है। क्या? ऐसा होता है। हमने वो पुष्प में बताया था कि ऐसे करके जो ऐसा गोलाकृति है वही पुमांग भाग है, वही पुमांग भाग है जिसमें ये परागकोश होता है और ये पुतंतु होता है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ये जो लंबी डंठल है, ये जो लंबी डंठल है, इसको हम लोग बोलते हैं पुतंतु, जिसको फिलामेंट भी बोल सकते हैं। फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। और ये जो आप लोग देख रहे हैं गोल आकृति, ये होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। अब इसी के अंदर बाबू परागकण होता है, इसी के अंदर परागकण होता है, यानी परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। तो हम लोग लिखेंगे पुमांग के लिए नोट पॉइंट। क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट यानी फिलामेंट के लिए। यह एक लंबा, यह एक लंबा, आप लोग को दिख रहा होगा लंबा, यह एक लंबा पतला डंठल, लंबा पतला पतला धागे नुमा, धागे नुमा या धागा की तरह पतला दम होता है, धागे नुमा डंठल होता है, होता है। इसके समीपस्थ, इसके समीपस्थ पुष्पासन या पुष्पदल से, पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। क्या होता है? कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। और है ये परागकोश को सहारा देता है, ये परागकोश को सहारा देता है। कौन? तो ये फिलामेंट, यानी परागकोश किसके ऊपर बैठा हुआ है?
तो ये पतला सा डंठल जो है धागेनुमा है, पुतंतु के ऊपर है, तो इसीलिए परागकोश को सहारा देता है। कौन? तो पुतंतु। कौन देता है सहारा? तो पुतंतु देता है। और हम लोग लिखेंगे कि तंतु पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, लिख दिया है। पुमंग यह एक लंबा धागेनुमा डंठल होता है जो समीपस्थ पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? और एक और पॉइंट लिखिए कि पुंकेसरों यानी पुंकेसरों की संख्या एक लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी पुंकेसरों की लंबाई और संख्या पुष्प के अलग अलग होता है प्रजाति में। मतलब कोई पुष्प में पुष्प की पुंकेसरों की लंबाई कुछ रहेगा, कोई पुष्प में कुछ रहेगा, किसी में पुष्प में पुंकेसरों की संख्या 2 होगा, किसी में 3 होगा, कभी किसी में 10 होगा, किसी में 2 ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि पुंकेसरों की संख्या, क्या? पुंकेसरों की संख्या, पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई, क्या? एवं लंबाई, लंबाई, लंबाई विभिन्न प्रजाति के, क्या? विभिन्न, विभिन्न प्रजाति के, विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। और एक और है, पुमांग की इकाई क्या है? पुमांग की इकाई, इकाई पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर होता है। ये हो गया पुमांग का पहला भाग का, जिसमें नोट पॉइंट हम लोग लिखा है। दूसरा भाग की ओर चलते हैं, जिसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश, जिसको एंथर बोल सकते हैं। परागकोश, परागकोश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। यह अंतिम सिरा होता है। क्या होता है ये? यह अंतिम सिरा होता है। सामान्यतः द्विपालित संरचना होती है। क्या? दो, यानी 2 पल्ला द्विपालित संरचना होता, यानी 2 पल्ला में होता है। यानी जो ये गोल है ना, ऐसे ऐसे होता है। 2 पाली, यानी एक ये हो गया, ये हो गया। द्विपालित संरचना होता है, होता है। यह पुंकेसरों, ये क्या? यह पुंकेसर का शीर्ष भाग से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है, जिसमें परागकण बनते हैं। परागकण बनते हैं। परागकण कहाँ बनता है? तो परागकोश के अंदर बनता है। कौन? परागकण। कौन? तो परागकण। पराग
कोश है जो कैसा होता है, तो द्विपालित होता है, यानी ऐसे होता है, द्विपालित होता है। यह है जो प्रागकोश है, और ये है जो पुंकेसर है, जिसको हम लोग तंतु बोलते हैं, फिलामेंट। और प्रागकोश 4 दिशीय यानी चतुष्कोणीय संरचना होती है। क्या? प्रागकोश 4 दिशीय यानी इधर 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 4 दिशीय संरचना होती है, जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणु धानी समाहित होता है। क्या होता है? लघु बीजाणु धानी समाहित होता है, जो प्रत्येक पाली में 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। लघु बीजाणु धानी विकसित होकर प्रागपुटी पोलन सेक्स यानी पोलन सेक्स बन जाता है, पोलन सेक्स बन जाता है। गला खसखस कर रहा है। और इसमें ये जो प्रागकोश है, ये जो प्रागकोश है, इसमें प्रागकण ठसाठस भरा होता है। क्या? ठसाठस भरा होता है। चलिए मिटा देते हैं। पुमांग का जो 2 भाग था वो हम पढ़ा दिए। अब जयांग की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? जयांग। जयांग, जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। अंडाशय, पहला भाग अंडाशय है। यह सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है। क्या? यह सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है। यह सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। यह सबसे निचली और फूला हुआ यानी उभरा हुआ फूला हुआ भाग होता है, जिसके अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। जिसके अंदर बीजांड होता है। बीजांड कहाँ पाया जाता है? तो अंडाशय के अंदर। दूसरा है वर्तिका। टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं। यह वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली पतली नली होता है। कौन? तो वर्तिका। तो हमने बताया था ना, ये जो है क्या है? वर्तिका है। क्या है? वर्तिका, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। तीसरा क्या है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यह सबसे ऊपरी परत होता है। क्या? यह सबसे ऊपरी भाग होता है जो प्रागकणों को ग्रहण करता है। यानी नर भाग, यानी पुमांग के अंदर जो पुंकेसर है, उसमें जो प्रागकोश होता है, प्रागकोश के अंदर जो प्रागकण होता है, जो प्रागकण को, यानी ये है ये इसमें जो प्रागकण होता है, जिसका ग्रहण कौन करता है? तो वर्तिकाग्र करता है। इसलिए लिखे सबसे ऊपरी भाग होता है। कौन? तो वर्तिकाग्र सबसे ऊपरी भाग होता है। और अंडाशय जो प्रागकणों को जो प्रागकण को ग्रहण करता है। क्या? ग्रहण करता है। पुमंग की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। तो जयांग की इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? तो स्त्री केसर यानी अंडाशय।
आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। क्योंकि हम क्लास सिर्फ 45 मिनट के लेते हैं। 45 मिनट कम हो, इससे कम हो तो चले, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है, कोई भी लड़का पढ़ता है, उसके लिए 45 मिनट का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, यानी पढ़ना ही चाहिए। 1 घंटा में 45 मिनट को पढ़ना ही हमें अच्छा टाइम मानते हैं, इसलिए हम हमेशा 45 मिनट का ही क्लास लेते हैं। तो आज का हम लोग पढ़ें फ्लावर के बारे में, फ्लावर के भाग पढ़ें और भाग के अंदर भाग पढ़ें। कल हम लोग इससे कुछ नोट पॉइंट भी लिखाएंगे और फिर अगला टॉपिक इसी के अंदर है, प्राक कोश की संरचना, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए वीडियो यहीं तक देखते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।